चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप तक आवाज़ क्लियर जा रही होगी तो एक बार कंफर्म बता दीजिए। सबों का वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज का जो क्लास है वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्लास है। आज के क्लास में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, वॉइस क्लियर है, आप तक आवाज़ क्लियर पहुंच रही है। तो कल भी मैंने ज्योग्राफी का आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और आने वाले समय में सीजीएल की वैकेंसी भी आने वाली है, तो ये सब के लिए मैंने आपको आज का क्लास पॉलिटी का रखा है। जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण आज का क्लास हो जाता है। तो पॉलिटी के जो आज तक मैंने जो क्लासेस लिया है वो सारे क्लासेस को मैं कहूँ तो समराइज कर दूँ या उसको एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस में गूंथने का काम कर दूँ, सिलसिलेवार ढंग से एक सीरीज में ला दूँ, तो आज का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज मैंने यही काम किया, अर्थात आज के एग्जामिनेशंस में जो आजकल के एग्जामिनेशंस हो रहे हैं जिस पैटर्न में, और अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो आपके हैं, जैसे अगर बात करें तो एसएससी कि अभी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, एमटीएस की वैकेंसी जस्ट आने वाली है, आगे सीजीएल की वैकेंसीज आने वाली है। तो ये सारी वैकेंसीज को लेकर के मैं आज की क्लास को समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, सारे जो है वो क्वेश्चन बेस्ड हैं, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। आज का सब्जेक्ट है पॉलिटी। ठीक, राजतंत्र, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था। एवं शासन, अगर हिंदी में बात करें, यानी अपने हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ हमें अपना मूल्यांकन भी करना होता है। इसके लिए हम लोग आपका मात्र 15 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज चालू करके लेकर आए हैं। आप 15 रुपीज़ पर डे एक सब्जेक्ट, जैसे आप ज्योग्राफी का मैंने बनाया है, पॉलिटी का बनाया है, ठीक, और आगे भी कुछ और विषयों को मैं लेकर आऊँगा, जैसे हिस्ट्री को भी मैं आगे लेकर आऊँगा। तो ये सब के आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो मात्र 15 रुपीज़ में पर डे अपना आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट सीरीज को हम लोग समराइज करके लेके आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह के जितने क्लासेज होते हैं आप लोगों के, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस का मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको बताता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो विद्यार्थी अभी एसएससी जीडी एमटीएस और सीजीएल के लिए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
साथ ही साथ आज का क्लास यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई सारे क्वेश्चंस आज मैं यूपीएससी का उठाऊंगा। साथ स्टेट पीसीएस, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण आज का क्लासेज हो जाता है। ठीक है, तो मैं यही सब एग्जामिनेशन को आज फॉलो कर रहा हूँ। आज के क्वेश्चंस पे यही सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उस समय कलकत्ता था, आज कोलकाता हो गया, लेकिन पहले तो कलकत्ता था। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। काफ़ी हिट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया। अगर हम बात करें तो आपको बोले थे आज का मैं स्टेट पीसीएस यूपीएससी दोनों को लेकर आए हैं, साथ में आपके एसएससी जीटी को भी लेकर आए। तो यूपी पीएससी का क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, ये आपके मेन के क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ ये आपके 2017 के क्वेश्चन है एसएससी के। आप देख रहे हैं 7 साल के बाद इसी क्वेश्चंस को हूबहू रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हैं वो हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी। तो याद रखिएगा, रेगुलेटरी एक्ट, एक्ट 1773 रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक, अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, चीफ जस्टिस कौन थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। तो चीफ जस्टिस पर कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम था सर एलिजा। तो सर एलिजा प्रथम मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के थे, जिनकी स्थापना रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। तो यहाँ से जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं आपको लेकर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ कि कई महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक साथ मिला करके एग्जामिनेशंस में पूछा गया था। ये आपके स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए हैं और साथ ही साथ आपके एसएससी एमटीएस में भी पूछे गए हैं। स्टेट पीसीएस का बात करें तो ये भी यूपी पीएससी पीसीएस में पूछे गए हैं 2003 में, और 2012 में पूछा गया है। ये एसएससी के एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के निकलता है। तो ये क्वेश्चंस को हम एक बार दिखा देते हैं। क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। तो एक तरफ आपको हम सूची लिख देते हैं, यानी कि एक टेबल, और दूसरी तरफ सूची 2 लिख देते हैं। तो ठीक है, तो पहला आपका ये है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो नियंत्रण
परिषद की स्थापना आपको पिट्स का भारतीय संविधान, अर्थात ये पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, याद रखिएगा 1784 अधिनियम पिट्स अधिनियम के द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। तो डायरेक्ट मैं उसका आपको सिलसिलेवार ढंग से क्वेश्चंस कराते चल रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर अभी आपको जस्ट निकल के आया था क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता है, ये सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली वाला नहीं, सर्वप्रथम कलकत्ता में हुआ था। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपके नियामक अधिनियम यानी कौन से एक्ट के अंतर्गत हुआ था? अभी मैंने बताया था 1773 एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा थे। चलिए नेक्स्ट आपका है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, है ना। यानी कि बहुत सारे बाहरी जो इंग्लिश जो है ना, ब्रिटिश, तो वहाँ के आपके औद्योगिक यानी वहाँ की इंडस्ट्री को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो ये आपके चार्टेड अधिनियम 1813 चार्टेड अधिनियम 1813 के अंतर्गत इंग्लिश मशीनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है, कई सारे क्वेश्चंस को मिला करके एक ही क्वेश्चन बना दिया गया है कि गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल की जो परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की, गवर्नर जनरल जो है उनके परिषद में कानूनी सलाहकार जो है उनको किस अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर की गई थी, नियुक्ति की जानी थी? तो अधिनियम 1800 में लाई गई थी, 1833 में। याद रखिएगा चार्टेड एक्ट 1833 1833, यहाँ पर लगता है पिक्चर आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए हम आपको बोल दे रहे हैं चार्टेड अधिनियम 1833। ठीक है, 1833 अधिनियम में के अंतर्गत यहाँ पर आपके गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन है नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो पिट्स का भारतीय अधिनियम के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1773 अधिनियम के द्वारा। सर एलिजा जो थे यहाँ के प्रथम क्या थे? तो प्रथम यहाँ के न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके अंतर्गत मिली थी? तो चार्टेड अधिनियम 1833 के अंतर्गत। सेम अगला है कि गवर्नर जनरल
की परिषद में कानूनी सदस्यता की नियुक्ति किसके अंतर्गत हुई थी? तो कानूनी सदस्यता की नियुक्ति चार्टेड अधिनियम 1833 के अंतर्गत हुई थी। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लेकर आए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन से काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर एग्जामिनेशंस में आपको फंसाया जाता है, तो आपको फंसना नहीं। फिर अगला बात करते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव, है ना, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव, शिक्षा की नींव, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है, ये किस किस एक्ट के द्वारा अंतर्गत आया है? तो याद रखिएगा 1813 का चार्टेड एक्ट है, 1813 का चार्टेड एक्ट। इस चार्टेड एक्ट के अंतर्गत भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी। दूसरा जो है, ये आपका जनरल कमेटी, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी जो था, इसके अंतर्गत भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट जो है वो है प्राच्यविद एवं अंग्रेजों से रिलेटेड को कहते हैं आंग्लविद। ये भी विवाद, यानी कि पाश्चात्य सभ्यता और इंग्लिश का, ये दोनों के विवाद को लेकर के भी ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक था अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखने के कारण। यानी 1813 के चार्टेड एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, ये भी विवाद हुए थे, इनके द्वारा भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रणाली को प्रचलित की थी, है ना, और लेकिन हुआ ये था कि जो पहले की जो ओरिएंटल शिक्षा थी उसको अंग्रेजों ने हतोत्साहित किया था तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। 1813 के चार्टेड अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था और 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था। याद रखिएगा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन 1823 ईस्वी में इंग्लिश शिक्षा की नींव के लिए ही किया गया था और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो है इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की व्यवस्था की गई थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिनके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, जिसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड विलियम केनविस बेंटिक, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो बेंटिक का भी आप कार्यकाल याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। बेंटिक का जो कार्यकाल था 1828 से 1835 के बीच में था इनका कार्यकाल, ठीक है। तो इनकी शासन व्यवस्था, शासन में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिसेप जो थे वो ओरिएंटेड शिक्षा के समर्थक थे। तो याद रखिएगा 7 मार्च, यहाँ से एक
चीज निकल कर आता है 7 मार्च 1835 को मैकाले के द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया था कि अंग्रेजी शिक्षा को अब उच्च शिक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है कि 7 मार्च 1835 को मैकाले के द्वारा उच्च शिक्षा में अंग्रेजी की शिक्षा को शामिल कर लिया गया था। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके एकदम शुरुआत बेसिक से क्वेश्चन सारे को बता रहे हैं, ठीक। अभी आपके हम अधिनियम में नहीं आए हैं, किस तरीके से इंग्लिश शिक्षा को शामिल किया गया था, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बना था, और किस तरीके से आगे से ब्रिटिश संसद में चाय या चीन के साथ व्यापार को लेकर के क्या बात चली थी, ये सारे अधिनियम को से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए, नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो याद रखिएगा, चार्टेड एक्ट 1813 चार्टेड एक्ट 1813 के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 ईस्वी के चार्टेड अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया था। अर्थात कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा, तो 1833 ईस्वी के द्वारा। और चार्टेड एक्ट 1813 के अंतर्गत भारत के चाय और चीन से व्यापार को सिर्फ इतना ही व्यापार में एकाधिकार दिया गया था, उसके बाद सारे व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था। लेकिन 1833 चार्टेड एक्ट के द्वारा व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो चार्टेड एक्ट 1833 के बाद में राजनीतिक कार्य ही करने थे, पॉलिटिकल वर्क ही करने थे, आपको किसी भी तरीके के व्यापारिक कार्य नहीं करने थे। ठीक है, तो 1833 के चार्टेड अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया था और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो याद हो गया आपको 1833 चार्टेड एक्ट, 1813 से रिलेटेड यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि चार्टेड एक्ट 1813 के संबंध में क्या विचारधाराएं थी। तो पहला बात अगर हम कर लेते हैं 1813 चार्टेड एक्ट, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, ये चार्टर एक्ट में क्या क्या बातें मेन की गई थी। तो पहली बात की गई थी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था, उसमें चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। मतलब कंपनी जो है वो चाय, इंडिया के चाय एवं चीन पर चीन के साथ व्यापार कर सकते थे। ठीक है, यानी चीन के साथ व्यापार कर सकते थे।
बाकी सारे कंपनियों का एकाधिकार किससे रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, वो क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो कंपनी के सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था चार्टेड एक्ट 1813 के अंतर्गत। साथ ही यह एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया था। और इसके द्वारा आपके जो ब्रिटिश क्राउन थे, है ना, अर्थात ब्रिटिश शासन, वहां की राजतंत्र की जो शासन थी, वहां की रानी थी, वो अपने संप्रभुत्व में पूरे भारतीय स्टेट को, है ना, इंडियन स्टेट को ले ली थी। इंडियन स्टेट्स को अपने साथ, अपने अधिकार में ले ली थी। यानी कंपनी का वर्चस्व, एकाधिकार जो था वो समाप्त हो चुका था। क्लियर हो गया? तो ये दोनों बात जो थी इससे रिलेटेड थी। इसी एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। अर्थात ब्रिटिश एक्ट के अंतर्गत 1813 चार्टेड एक्ट के अंतर्गत आगे 20 वर्षों के लिए यह बात आपको व्यापार से रिलेटेड कंपनी को दी गई थी, लेकिन ये प्रावधान किया गया था कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश क्राउन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए था। ठीक, अर्थात भारत का राजस्व 1858 के अंतर्गत अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। भारत का जितना राजस्व था, इकट्ठा होता था कर के द्वारा, वो 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में के सीधे नियंत्रण में आ गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना लिया गया तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो 1858 के अंतर्गत व्यापारिक गतिविधियों से रिलेटेड सारा कुछ ब्रिटिश संसद में, सीधे ब्रिटिश संसद उसको अपने अंतर्गत, अपने अधीन ले ली थी। और ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया था, जो राजस्व प्रशासन से रिलेटेड काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन की, और उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया, राजस्व प्रशासन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सब मिलकर के पूरे इंडिया के राजस्व से जुड़े हुए सारे गतिविधि को देखते थे। अर्थात 1813 चार्टेड एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन धीरे धीरे इंडियन स्टेट्स को अपने एकाधिकार में ला रही थी। और कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके बहुत सारे जो अनलीगल वर्क कर रहे थे, किसी अलग तरीके से कर की वसूली कर रहे थे, जब जबरदस्ती कर की वसूली कर रहे थे, ये सबको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया था। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक एक क्वेश्चन को मैं पूरा ब्रीफ से समझाते हुआ चल रहा हूँ कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रसाधन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो चार्टेड एक्ट 1833, चार्टेड एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी। इसमें जो एक्ट थी, इसके एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट था वो 87 एक्ट था, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज
प्रजा को अपने धर्म, अपने धर्म, अपने जन्म स्थान, अपने वंशानुक्रम, अपने कलर अर्थात वर्ण, अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो भारतीयों को उनके धर्म से, उनके जन्म स्थान से, उनके वंशानुगत अर्थात उस किस बैकग्राउंड से है ना, उससे और या उनके कलर के आधार पर आप उन किसी भी तरीके से कंपनी जो होगी वो अयोग्य घोषित नहीं कर सकती है किसी भी पद के लिए भारतीयों को। यह बात चार्टेड एक्ट 1833 में कहा गया था। और आगे जाकर के राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी, बैकबोन बन गई आगे जाकर के प्रशासन में। यही मेन बैकबोन बन गई कि 1833 के अंतर्गत, चार्टेड एक्ट 1833 के अंतर्गत आप किसी के भी रिलीजन्स पे, उसके बर्थ प्लेस पर, उसके आपके वंशानुगत पर अर्थात वो किस वंश से रिलेटेड है ना, या उसके कलर पर आप ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को आप अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका धर्म कुछ और है, जन्म स्थान कुछ और है, वंशानुगत कुछ और है, कलर कुछ और है। तो चार्टेड एक्ट 1833 आगे जा करके इसमें काफ़ी खूबसूरती थी, यानी लोगों को जोड़ने की खूबसूरती थी। इसी आधार पर यह आगे जाकर के पूरे शासन व्यवस्था का बैकबोन साबित हुआ। क्लियर हो गया? तो चार्टेड एक्ट 1833 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनसे को याद रखने की आवश्यकता है। चार्टेड एक्ट 1833 तो याद रखिएगा, क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं और यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते चले जाएंगे। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट आपका है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति हुई है। ठीक, तो भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सर बहुत मेहनत करते हो आप लोग, धन्यवाद अंकित। इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। आर के सर से पढ़े हुए हैं हम, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आर के सर से पढ़े हुए हैं, ओके। चलिए अंकित धन्यवाद। तो मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों की गुरु दक्षिणा क्या होगी, हम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी कि आप सबों का सिलेक्शन हो जाए। जिस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी गुरु दक्षिणा खुद ब खुद मिल जाएगी। हम पूरे आर के एजुकेशंस और हम सारे टीचर्स का यही है कि आप लोगों का हर एक तरीके से सिलेक्शन हो सके। साथ हम लोगों का ईडू अचीवर्स, ये सभी का यही योगदान है कि किस तरीके से आप सबों का सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय
परिषद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अधिनियम के द्वारा कार्यों में वृद्धि, अर्थात कार्यों में किस तरीके से वृद्धि होगी, बजट से रिलेटेड कार्यों में वृद्धि। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मतगणना की गई थी, बहस की गई थी कि किस तरीके से अधिकार दिया जाए, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी बजट पास करेगी सरकार तो उसमें क्या हो सकता है, बहस किया जा सकता है, यानी उस पर आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट की बात ये अधिनियम आपके 1892 के अंतर्गत भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत ली गई थी। यानी किसी भी कोई भी कार्य में वृद्धि के लिए बजट अगर पास होगा तो उस बजट पास में क्या होगा, वाद विवाद होगा कि किस तरीके से आप बिल को पास करेंगे, कितने बजट इसमें होने चाहिए, ये सब का बहस आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत में कहा गया था। चलिए वेरी गुड, आप सबों का इसी तरीके से मोटिवेट जो मैसेज आता है बहुत अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है की व्यवस्था जो है, अर्थात अलग अलग कम्युनिटी की जो व्यवस्था होगी, इन व्यवस्था के अंतर्गत आपको किस अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होगी और किस तरीके से व्यवस्था होगी, इसके बारे में आपके मिंटो मार्ले सुधार आए थे, याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड मिंटो मार्ले सुधार, मिंटो मार्ले सुधार 1919 ईस्वी में यह लेकर के आया गया था, जिस मिंटो मार्ले सुधार 1919 के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी और इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, अर्थात इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए एक अलग व्यवस्था निर्वाचन की गई थी, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, याद रखिएगा। ठीक कि मिंटो मार्ले सुधार 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, मिंटो मार्ले सुधार 1909 के अंतर्गत। तो यहाँ से क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब निकल के आ रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट आगे का बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये जो क्वेश्चन आए थे वो MPPSC में आपके आए थे, 2019 में पूछे गए थे क्वेश्चंस, ये आगे जा कर के SSC में हूबहू पूछे जाएंगे, पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है।
कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अधिनियम, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। काफी हिट क्वेश्चन है। भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था, भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा ली गई है। तो याद रखिएगा, इसमें कई सारे अधिनियम है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, आगे 1909 में भी है और आगे 1919 में भी है। इसमें एक ही दिया हुआ था, 3 अधिनियम है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ये सारे के अंतर्गत, सभी के अंतर्गत आपको भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। तो भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1937 में, 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, तो सर मैरिस गेवेयर, सर मैरिस गेवेयर प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1 अक्टूबर 1937 में 1935 के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, जिनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गेवेलर थे। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में और यहाँ कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आपको 37 के अंतर्गत कभी यहाँ पर 1935 था, एक्चुअली था 1935, लेकिन कई सारा बुक आपको 1937 पूछ दिया रहता है। तो याद रखिएगा, अगर आपके 1935 नहीं होंगे तो 1937 होंगे। याद रखिएगा इस बात को, 1935 में एक्चुअली हुआ था, लेकिन नहीं होने के कारण कई बार ऑप्शन में 1937 को भी लिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्लियर है, तो एक्चुअली थे अधिनियम 1935 अधिनियम के द्वारा हुआ था संघीय न्यायालय व्यवस्था, लेकिन अगर ऑप्शन में 1935 1937 नहीं रहे तो अगर दिया रहे तो आप लिखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 99, 1919। ऐसे क्वेश्चन में अगर 35 दिख जाए आपको तो 35 मार देंगे। क्लियर हो गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसी पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपको, 35 भी अगर नहीं होगा 37 होगा तो 37 मार के चले जाएंगे। एक बार 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था, यूपी पीएससी मेन में पूछा गया था कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित था। उसमें क्वेश्चन 1935 था, 1937 था, 1946 था, 1947 था। तो 35 और 37 अगर दोनों दिया गया है तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 1937, तो 1937 को लेकर हम लोग चलेंगे। तो याद रखिए, भारत का संघीय न्यायालय की व्यवस्था
1937 में की गई थी, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझते चले, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करते चले। ये आपके सारे एक्ट संविधान बनने के पहले के जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से नींव रखा गया, कौन कौन के अंतर्गत, जैसे आपके द्वैध शासन व्यवस्था कैसे आई, ड्यूअल सिस्टम व्यवस्था कैसे आई, संघीय न्यायालय व्यवस्था किस तरीके से आई, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ, कब हुआ, उसके प्रमुख न्यायाधीश कौन से थे, है ना, भारतीय विधान परिषद में बजट की अधिनियम क्या है, ये सब आपके संविधान बनने के पहले आए थे। तो अभी मैं आज के जो क्लासेस को लेकर चल रहा हूँ वो संविधान बनने के पहले के चीज़ों जिससे पॉलिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं वो सबको को लेकर आया हूँ। ठीक है, ये सब भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे भी आपका जब हम ऑब्जेक्टिव का इस तरीके से क्लास करवाएंगे तो वहाँ पर मैं एक एक चीज़ को डिस्क्रिप्टिव करके चलता चलूँगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन, आपको मैं बता रहा था ड्यूअल शासन व्यवस्था, है ना, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम, किस एक्ट के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, उस समय इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों की व्यवस्था को अंतर्गत इसी को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया है। तो भारत सरकार 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के अंतर्गत आया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक रिजर्व और दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट, अर्थात जिसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं। तो द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत संघीय विषय के जो थे उनको आगे जाकर के दो भागों में विभाजित किए गए थे। ठीक है, तो द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो आपके संघीय विषय थे, ठीक है, तो जो संघीय विषय थे उनको दो भागों में विभक्त किया गया था। एक भाग को अगर हम कहेंगे तो आरक्षित यानी रिजर्व, और दूसरे व्यवस्था को कहेंगे तो हस्तांतरित। हस्तांतरित कई सारे विषय जो थे, या जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे ये हस्तांतरित विषय थे। ये संघीय विषय को भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वैध शासन के व्यवस्था के अंतर्गत संघीय विषय के दो भागों में बांट दिया गया था। तो संघीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया, एक जो था आरक्षित रिजर्व व्यवस्था था और दूसरा जो था ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, हस्तांतरित विषय थे। तो याद रखिएगा, द्वैध शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया था और संघीय विषय को रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंतर्गत लाया गया था। पहले द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होती है कि केंद्र सरकार जो होती है वो अपनी शासन व्यवस्था करती है, अपने स्तर पर करती है, और राज्य जो होते हैं वो राज्य व्यवस्था सरकार अपनी स्तर पर करती है। या ड्यूअल जो रीजन है, ड्यूअल जो शासन व्यवस्था है, आज भी अमेरिका में चलती है। अर्थात अमेरिका में
अमेरिका के केंद्र अर्थात जो पूरा राष्ट्र है अमेरिका का, जो वहाँ के राष्ट्रपति चुने जाते हैं सारे सदस्यों के द्वारा, वहाँ के हर एक नागरिक के द्वारा, तो ये जो उनका चुनाव होता है तो एक केंद्र सरकार एक शासन व्यवस्था चलाती है और दूसरा उसी के समानांतर राज्य सरकार चलाती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा हर एक को नागरिकता प्राप्त होती है अमेरिका में, और राज्य सरकार के द्वारा भी हर एक को नागरिकता प्राप्त होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि केंद्र और राज्य ये दोनों का अपने अपने स्तर पर रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट के अंतर्गत संघीय विषय को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो भागों में संघीय विषय को बांटा गया था, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंतर्गत। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आज भी अमेरिका में द्वैध शासन व्यवस्था चलती है। ये भी मैंने आपको क्लियर में बता दिया। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे निकल कर आते थे। तो इस प्रकार से द्वैध शासन व्यवस्था 1935 एक्ट के अंतर्गत आती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था थी? तो भारतीय शासन व्यवस्था में 1919 के अंतर्गत याद कर लेते हैं हम लोग। 1919 एक्ट के अंतर्गत आपके क्या क्या शासन व्यवस्था थी? तो पहला शासन व्यवस्था थी प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, अर्थात प्रांतों में जो कार्य होंगे उनकी कार्यकारिणी होगी, जो सारे कार्य को करने के और करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना, जो उनकी सरकार होगी कार्यकारिणी सरकार, उसमें ड्यूअल सिस्टम को लाया जाएगा, है ना, यानी द्वैध शासन व्यवस्था को लाया जाएगा। शासन की व्यवस्था को साथ में लाना था, पहला बात। और दूसरा बात, एक बात ये हुई थी, और दूसरा बात केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण हुआ था, विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण हुआ था। तो ये बात को भी याद रखना है। यानी एक्ट 1919 के अंतर्गत प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, याद रखिएगा। यह किसके द्वारा था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित थी, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित थी। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा यह पारित थी और जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। क्लियर है? और इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। याद रखिएगा किनके कार्यकाल में? तो वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में इसको पारित किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा राज्य में ड्यूअल शासन की व्यवस्था की गई थी और ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को दो श्रेणियों में बांटा गया था, एक रिजर्व था और दूसरा जो था वो आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, अर्थात हस्तांतरित थे। तो साथ ही केंद्र और प्रांतों में शक्तियों के विभाजन के लिए अनुसूची में विषयों का विभाजन कर दिया गया था।
दो अलग अलग विषयों का विभाजन कर दिया गया था। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न था, तो यह प्रावधान किधर की गई थी, तो 1909 के अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये बात हुई थी। 1909 के अधिनियम में कर दिया गया था और 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी प्रस्तावित किया गया था। अर्थात द्वैध शासन व्यवस्था जो की गई थी वो 1909 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई थी जिस व्यवस्था के अंतर्गत अल्पसंख्यक जो लोग थे, है ना, माइनॉरिटी वाले जो थे, उनको, उनके लिए एक अलग शासन व्यवस्था की गई थी। जैसे अगर बात करते हैं तो मुसलमान जो थे, ईसाई धर्म के लोग थे, यूरोपीय थे या एंग्लो इंडियन थे, ये सब लोगों के लिए एक अलग शासन व्यवस्था की गई थी। तो याद रखिएगा, इन सारे चीज़ों के लिए एक अलग व्यवस्था की गई थी जो एक्ट 1919 के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी। इस बात को ध्यान में रखना है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो याद रखिएगा, यह 1919 भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत आपके अधिनियम या एक्ट काउंसिल, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा आपके 1919 के द्वारा भारतीय विधान परिषद पहली बार द्विसदनीय की गई थी। दो सदन, पहले सदन और दूसरे सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च और निम्न सदन, ये दो सदनों में विभक्त की गई थी 1919 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की व्यवस्था की गई थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसमें 60 सदस्य होते थे। जो उच्च सदन होते थे इसमें 60 सदस्य होते थे और यह जो था यह 5 वर्षों के लिए था। या कितने वर्षों के लिए था? तो 5 वर्षों के लिए था, जिसमें से, है ना, अगर बात करें तो ऊपरी सदन जो राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट इसको कहते थे, इसको क्या कहते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसमें कितने थे? तो 60 सदस्य थे, टोटल 60 सदस्य थे, इनके 7 मेंबर थे, जो 5 वर्षों के लिए होता था। ठीक है, इनमें से अधिकतम 60 में से अधिकतम 20 सदस्य जो होंगे वो सरकारी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं। 60 में से 20 गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं तथा निचला सदन जो था उसे केंद्रीय विधानसभा, अर्थात अगर हम कहें निचली सदन को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात केंद्रीय विधानसभा कहलाता था और ये 3 वर्षों के लिए होता था। या कितने वर्षों के लिए होता था? 3 वर्षों के लिए होता था। याद रखिएगा, ये 3 वर्षों के लिए होता था। क्लियर है? और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत उसके 140 सदस्यों में से 100 निर्वाचित और 140 सदस्य होते थे, जिसमें 100 जो होते थे इनको इलेक्टेड किया जाता था और
40 जो था इसको क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। याद रखिएगा 1919 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 2 सदनों में तोड़ दिया गया था। एक उच्च सदन जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था और दूसरा निम्न सदन जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। जो उच्च सदन होते थे उसमें 50 सदस्य होते थे, जिसमें 20 जो थे वो सरकारी सदस्य उसमें हो सकते हैं, सरकारी आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, और यह 5 वर्षों के लिए था। जबकि निम्न सदन थे जिसको हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, यह 3 वर्षों के लिए होता था और इसमें 140 सदस्य हो सकते थे, जिसमें 100 सदस्य जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे और 40 सदस्य को हम क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत करेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी। तो 2 सदनीय बनाई गई थी 1919 में, और 1919 भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। सेम क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था, तो बता दीजिएगा 1919 एक्ट लेकर आया था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके संविधान निर्माण की प्रक्रिया के पहले के क्वेश्चंस हैं। यहाँ से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो याद रखिएगा 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 2 सदन कर दिया गया था। पहला सदन जो था उसको उच्च सदन कहा जाता था, जिसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा सदन जिसको निम्न सदन कहा जाता था उसको कहा जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। और काउंसिल ऑफ स्टेट जो होते थे उसमें 60 सदस्य होते थे, जिसमें 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे और यह 5 वर्षों के लिए गठित किया जाता था। दूसरा जो होता था वह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होता था, यह 3 वर्षों के लिए इसे गठित किया जा सकता था और इसमें 140 सदस्य होते थे, जिसमें 100 सदस्य जो होते थे वो इलेक्टेड होते थे और 40 सदस्य जो होते थे वो क्या होते थे, नॉमिनेटेड होते थे। तो ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। यहाँ से आपके क्वेश्चंस निकल करके आते हैं और आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का क्लासेज आपको आशा करते हैं काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने एक्ट्स आज आपके पढ़ाए गए हैं ये सारे आपके संविधान बनने के पहले जो नींव रखा गया था, किस किस एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान में और उनके आगे व्यवस्थित किया गया था, जो शासन व्यवस्था किस तरीके से व्यवस्थित हो, ये सारे इन्हीं भारतीय परिषद अधिनियम, इन्हीं भारतीय एक्ट के द्वारा जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, लेकिन इसी एक्ट में कुछ चेंजेस करके आज भी शासन व्यवस्था चल रही है। तो इस पर क्वेश्चन से जितने भी पूछे जाते हैं ये सब को याद रखिएगा कि आपके कब बजट आए, कौन कौन से एक्ट थे, वो आपके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, है ना, कंपनी पर किस तरीके से एकाधिकार को समाप्त किया गया था, है ना, ये सारे क्वेश्चंस को, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की नींव किस तरीके से रखी गई थी, ये सारे चीज को ध्यान में रखिएगा। कई बार पूछे जाते हैं, कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं एक साथ लेकर के चला आया हूँ। तो याद रखिएगा, आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आपकी सफलता के लिए मैं हमेशा कामना करूंगा। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर एक एक क्वेश्चंस को करते चलिएगा और आपके एग्जामिनेशंस में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस को मैं लेकर आ रहा हूँ और अपकमिंग एग्जामिनेशंस में इनकी आने की पूर्णतः संभावना है। तो चलिए आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।